Due to the shortage of time, we had to cut it short. We are moving ahead to the next speaker. We move to the other guests here, and please join me in welcoming Mr. Mahendra Narayan Jha Madhuvji to share his congratulations and reflection on our 10-year milestone. और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे स्पीकर से कि नाउ क्योंकि बहुत देर भी हो चुकी है, वी कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. 3-4 मिनट अगर बोल देंगे तो वी वुड बी वेरी ऑब्लाइज्ड. सम्मानीय व्यक्ति, मैं सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ. इस यूनाइटेड ईस्ट फाउंडेशन की स्थापना के पीछे जरूर कुछ न कुछ ऐसी बातें रही होंगी और उससे अनुप्राणित होकर उन्होंने इस तरह की संस्था का निर्माण किया होगा. एक संस्कृत में कहा गया है, कुलं पवित्रम जननी कृतार्था. वह कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, जिसके कोख से ऐसा लाल पैदा होता है जो समाज को एक नई समाज में एक मैं ऐसे लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ. अरे भाई, जिंदगी तो सब जी लेते हैं, काम करो कुछ ऐसा कि नाम रह जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए. जिंदगी तो सभी कोई जी लेते हैं मेरे दोस्त, अरे कुछ करके दिखाओ जो मिसाल बन जाए. तो आपने जो मिसाल कायम किया है, जब भी हमारे समकक्ष जो भी होंगे देखते होंगे कि आज नौजवानों में कुछ बड़ों के प्रति जो होनी चाहिए थी खातिरदारी, श्रद्धा या भगत की भावना, उसमें कमी आ गई. मैं इस संस्था के संस्थापक से और इनसे जुड़े हुए नौजवानों से, जिन्होंने की संकल्प लिया है कि मैं अनाथ बच्चों और असहाय बच्चों को मुस्कान ही नहीं कपोल अश्रु भी हंसे, ये हंस रही अटारिया कुटीर भी हंसे. यह आपकी सबसे बड़ी बात होगी. इसमें सबसे जरूरत है दान की. जो दिया गया है हमारे सामने, वह दान का महत्व और समाज पर इसका प्रभाव, इस पर कुछ बोल रहा है. तो दान का महत्व पहले यह जान लें. कर्णभार एक पुस्तक है जिसमें कवि भास ने लिखा है, मैं हिंदी में भी उसको बताता हूँ, कि शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्याप्त, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जलं जलन स्थानात् शोष्यति, भूतं च दत्तं च न तथैव तिष्ठति. अर्थ क्या? तो काल क्रम से इस समय के प्रवाह के साथ शिक्षा भी क्षय हो जाती, बर्बाद हो जाती. सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जड़ जिसकी सरजमीन में जिस वृक्ष का दूर तक भी जमी हुई है, वह भी कालक्रम से सूख करके गिर जाता है. जल का स्रोत भी अपने स्थान में रहते रहते सूख जाता है, लेकिन हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति, जो दान देता है वह यश का तश कायम रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती, वह कभी क्षय नहीं होता. तो इसमें दान देने की ही प्रवृत्ति. और कहा गया है
भूखे को अन्न दान, प्यासे को जल दान, और रोगियों के लिए कोई औषधालय खुलवाते हैं। किंतु सब दानों से श्रेष्ठ ज्ञान दान हेतु किसी अधिकारी विद्वान को सादर बुलाते हैं। ऐसे उदार दाता का धन्य धन्य, उनकी क्या गति होती कहे तो बताता हूं। अरे और सब लोग भगवान की खोज करते, किंतु ऐसे दाता की खोज भगवान स्वयं कराते। जो दाता है वो स्वयं इसकी खोज कराते। दान देना चाहिए। दान में को कलयुगो, इस कलयुग में दान कल्प तरु। आप अनाथ बच्चों को, आप असहाय निरुपाय लोगों को आश्रय देते हैं या उसको एक सहारा देते हैं। अभी हाल ही में आपने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा और हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ पर हैं मौजूद, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के। एक विद्यार्थी था जिसका कि बाप ठेला चलाता था और 17,500 के लिए उसका धनबाद IIT में उसका छूट गया सीट, क्योंकि वह पैसा नहीं जमा कर सका। लेकिन वहां के प्रिंसिपल की नजर उस प्रतिभा पर पड़ी और उन्होंने उसको अपने यहाँ आश्रय दिया और लड़के का नामांकन हुआ। तो ऐसा भी होना चाहिए। और बुराई और अच्छाई तो होती है। कभी एक छोटी सी बात मैं बता दूं। इंसान ने कोयल से कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत सुंदर है तुम्हारी आवाज, लेकिन अफसोस अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। ठीक है भाई। फिर गुलाब से कहा, तू तो लाजवाब है, तुम्हारी सुगंधी तो मन को खींच लेता है, लेकिन अफसोस है अगर तुम में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। मोर से कहा, नृत्य का कहना क्या, यह इंद्रधनुषी तुम्हारा पंख है, देख करके हर कोई खुश हो जाते, लेकिन बेढंगा यह जो तुम्हारा बेडौल जो पैर है, अगर यह नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अंत में सागर से कहा कि भाई तू तो जलागार है, जल का स्रोत है, लेकिन एक बात जरूर तकलीफ और अफसोस है, अगर तुम्हारा जल खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। चारों मिलकर एक हो गए। अंत में चारों ने मिलकर कहा, भैया आपने तो कहा, अब आप जरा सुनिए कि भाई इंसान तुम हमसे बहुत श्रेष्ठ हो, अफसोस कि अगर तुम में बुराई देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। ये बुराई है, फूलों में भी कीड़े होते हैं और पत्थरों में भी हीरे होते हैं। जरा बुराई को छोड़कर अच्छाई तो देखें तो नर में भी नारायण नजर आते हैं। ये या आपके ऊपर निर्भर। और बुराई तो लोगों में है, लेकिन हम उसकी अच्छाई को देखें, क्योंकि हमारे लिए समय बहुत लिमिट हो गया है। सब अब मात्र तो ही है। मैं अंत में यही कहूंगा कि यह संस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और मुझे अपार हर्ष है। एक लंबी अवधि संकल्प है, वह संकल्प बड़ा ही शुभ्र है, बड़ा ही महान है। उत्तरोत्तर इसका विकास हो। धन्यवाद। मैं कि बहुत सारी किस्सों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद सर once again. Now we move ahead to the most awaited session, and that is to invite the founder and the CEO of the United Peace Foundation, Dr. Zia Ahmed, who is a mechanical engineer by profession. Dr. Zia Ahmed left a successful career to serve orphans, widows, and the needy. He holds multiple degrees
He is a graduate in Islamic Studies and honorary doctorate and was recently recognized as Child Rights Social Worker of the Year by Humanitarian Excellence Award at New Delhi. Please join me in welcoming Dr. Zia Ahmed. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर बैठे हमारे चीफ गेस्ट जनाब रमेश कुमार साहब और बाकी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जनाब रिजवान साहब, जनाब वारिस सरवर साहब, नरेश साहब, आप तमाम को मेरी तरफ से वही गम खुशामदीद। और सबसे पहले तो मैं आप तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम गेस्ट की तरफ से माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आज हमारा थोड़ा प्रोग्राम ख़राब हुआ। वो थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि हमारे यहाँ जो ऑडियो सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हमारे प्रोग्राम के जो सीक्वेंस थे वो सीक्वेंस चेंज। और मैं अपने तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर्स और चीफ गेस्ट को पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने पेशेंस रख के यहाँ पे बैठा। सर मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँ इस पेशेंस के लिए, क्योंकि अक्सर चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर आते हैं, पंख लगा कर आते हैं और उसके बाद पंख लगा कर फौरन उड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज मैंने देखा कि सर ये आपकी डेडिकेशन है इस ऑर्फन प्रोग्राम को देखते हुए यूनाइटेड पीस फाउंडेशन का, कि आपने बहुत ही सब्र के साथ यहाँ पे बैठा और तमाम कार्यक्रम में आपने बराबर हिस्सा लिया। सर मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोगों का और तमाम गेस्ट का सहयोग। जिस दुनिया में हम बसेरा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस दुनिया का 70% हिस्सा जो है वो पानी से भरा पड़ा है और सिर्फ 25 या 30% हिस्सा जो है वो खुश्की है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जिंदगी में पानी की क्या अहमियत है। और इंसान की जिंदगी में भी वैसा है कि जब इंसान खुश होता है तो वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और जब इंसान गमगीन होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये जो आंखों से आंसू निकलना, पानी निकलना, और हमारे जिस्म का ज्यादातर हिस्सा जो पानी से बना है, ये ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है। हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है इंसान का पानी के साथ। इसी बात को अगर हम देखें तो दुनिया में जितने भी आज परेशानियां हैं, हजार मुसीबतें हैं, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ हमें आंसू ही नजर आता है। अगर नहीं देखने वालों को वो आंसू बिल्कुल नजर नहीं आता। उन्हें खुशी जब वो खुशी से हंसते हैं तो फिर भी उनकी आंखों से आंसू टपकता है, लेकिन वो आंसू उन्हें एहसास नहीं दिलाता कि किसी गरीब के आंसू में और उनके आंसू में क्या फर्क है। आइए मैं आपको जरा एक नजारा दिखाता हूँ कि आज दुनिया में हालात क्या हैं और इस मिशन को चालू करने का मकसद क्या है। एक आदमी जो फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब करता था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको छोड़ने के बाद में यहाँ पे आता है और झारखंड के गली कूचे में चप्पल पहनकर घूमता है, और उसके बाद यहाँ पे लोगों का डेटा कलेक्शन करता है कि यहाँ पे हालात क्या हैं। आपने अभी वीडियो में देखा कि मेरा सफर कैसा था। 2007 में जब मैं यहाँ से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोलकाता से कुवैत जा रहा था, तो कुवैत में जब गया तो आप जो भी लोग यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह में गए होंगे, वहां देखते होंगे कि अंदर की लाइफ बहुत लग्जरी होती है, आपको बहुत मजा आता है। वहां कोई गरीब नहीं दिखता, हर कोई लग्जरी लाइफ जी रहा होता है। 500 रुपए बॉटल का पानी पी रहा होता है, 800 रुपए का कॉफी पी रहा होता है। लेकिन उसी कलकत्ता के एयरपोर्ट के ठीक बाहर जब आप निकलते हैं तो सड़क पे सोए हुए ऐसे बच्चे नजर आते हैं जो प्लास्टिक शीट से अपने आप को ढाके हुए होते हैं। अगर इंसान है, उसके दिल में अगर एहसास है तो वो एहसास उस इंसान को जरूर होगा कि जिस एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल रहा हूँ उस एयरपोर्ट के अंदर इतनी लग्जरी लाइफ है, और ठीक उस एयरपोर्ट के गेट के बाहर जब हम निकलते हैं तो प्लास्टिक शीट ओढ़े हुए, कार्डबोर्ड ओढ़े हुए कुछ बच्चे जो जमीन में सो रहे होते हैं और आधे नंगे लोग सो रहे होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक जर्नी कराता हूँ कि हालात क्या है इस दुनिया में, और मुझे ये काम शुरू करने के लिए किस चीज ने उकसाया। पहला तो ये, दुनिया में आज 2024 का जो डेटा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 209 मिलियन ऐसे लोग हैं जो एक्यूट फूड की कमी की वजह से रोज भूखे सोते हैं। उसके बाद में 25,000 लोग ऐसे हैं जो हर दिन मरते हैं सिर्फ भूख की वजह से।
खाना नहीं मिलने की वजह से। ये भी डेटा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, और जिसमें 10,000 से ज्यादा यानी कि 25,000 जो बच्चे जो लोग हर दिन फूड मतलब भूखे के वजह से मरते हैं, उसमें से 10,000 बच्चे हैं। उसके बाद में हर 11 में से 1 in every 11 people in the world are hungry nowadays। अभी जो है जितने 11 लोग हैं, हर 11 में से एक आदमी आज भूखा है, पूरी दुनिया की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं। उसके बाद में more than 258 million widows हैं, nearly 1 in 10 live in poverty। 258 मिलियन औरतें हैं जो बेवा हैं, और 10 में से हर एक ऐसी औरत है जो पॉवर्टी में जीती है और बिल्कुल गरीबी में जी रही है, जिसे खाना इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान में ये हालत है, 15.8 मिलियन पीपल हैं ऐसे, और उसके बाद में सीरिया में 12.9 मिलियन ऐसे पीपल हैं। 1.6 बिलियन पीपल पूरे दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास में घर नहीं है, जो सड़क पे सोते हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं। कितना पूरी दुनिया में 2.9 मिलियन पीपल, सॉरी 12.9 मिलियन पीपल। आगे चलते हैं, 1.6 बिलियन पीपल ऐसे हैं पूरे दुनिया में, सॉरी 1.6 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो जिनके पास में मकान नहीं है। 7.6 मिलियन ऐसे ऑर्फन्स है, डबल ऑर्फन है जो पूरी दुनिया में है। 17.6 मिलियन डबल ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं है और जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं। उसके अलावा 670 मिलियन ऐसे लोग हैं इंडिया में, ये इंडिया की बहुत, ये 2011 की 670 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी रोजाना की कमाई 33 रुपीज से कम है, लेस देन $1। ये हालात हैं। आगे मैं आपको चलता हूं लेकर, 29.6 मिलियन ऐसे ऑर्फन्स है इंडिया में, ये यूनिसेफ का डेटा है। 29.6 मिलियन 2024 का डेटा है यूनिसेफ का, कि 29.6 मिलियन बच्चे इंडिया में, बच्चे जो हैं वो ऑर्फन्स है, यानी कि उनके बाप नहीं है, और जिसमें से 4% ऐसे बच्चे हैं, और जो 4% ऐसे बच्चे हैं जो 5 लाख से भी ज्यादा आते हैं, और वो बच्चे यतीम हैं और गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि उनको रोटी जमाने के लिए, खाना खाने के लिए तकलीफ होती है। आइए झारखंड का देखते हैं, ये तो हिंदुस्तान का और पूरे दुनिया का डेटा हुआ। झारखंड में आज जो है पुअरेस्ट, झारखंड इंडिया का 2nd नंबर पे गरीब स्टेट है। सबसे ज्यादा गरीब स्टेट बिहार है, उसके बाद झारखंड है। झारखंड में माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। 2021 के डेटा जो हुआ था, नीति आयोग ने जो डेटा रिलीज किया, उसमें झारखंड में 42.16% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, और 47.99% ऐसे हैं झारखंड में बच्चे जो मालन्यूट्रिश्ड हैं। झारखंड का ये हाल है कि टोटल बच्चे जितने हैं उसमें 47.99% बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। ईस्ट सिंहभूम की अगर हम बात करें तो ईस्ट सिंहभूम जहां हम रहते हैं, ये झारखंड का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है, सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट। मतलब हम कैसे खुश हो सकते हैं? जिस स्टेट में लोग बाथरूम में, जिस सिटी में बाथरूम में लोग 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, टॉयलेट में 20-20 लाख रुपए खर्चा करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है कि झारखंड का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट ये है। अब आप मुझे बताएं कि ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं उभारेंगी कि मैं ये काम को आगे लेकर बढ़ूं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट झारखंड की 66.4%, इंडिया में सबसे एवरेज है 70.4%। झारखंड में कितना है? 66.41%। ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा डेटा कि ये हालात हैं, ये मैंने हालात बताए, पूरे दुनिया की ये हालात हैं, इंडिया की ये हाल है और झारखंड की ये हालात है। झारखंड में ईस्ट सिंहभूम का ये हालत है। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम अपने आंखों पे पट्टी बांधें और उस रास्ते से गुजर जाएं, लोगों को देखते हुए कि वो बच्चा सड़क पर सो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह इंसान में, वयुतइमुन अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन शकूरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अच्छा मुसलमान वो है, कौन है? अल्लाह ताला ने उस जमाने के जो सहाबी लोग थे उनकी तारीफ करते हुए फरमाता है कि अच्छे मुसलमान वो हैं जो भूखे को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं और कैदियों को खाना खिलाते हैं
और ये जब रेवोल्यूशन की जो आयत उतरी थी ये मक्का में उतरी थी और मक्का में चंद मुसलमान थे उस वक्त, तो ये आयत किसके लिए उतरी थी? तो उस जमाने के जो मुसलमान थे वो किसको खाना खिलाते थे? उस जमाने में वहां पे ना यतीम मुसलमान था, ना मिस्कीन मुसलमान था, ना कोई कैदी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो जंग नहीं हुई थी कोई भी। तो किसको खाना खिलाने के बारे में बोला जाता है? इस्लाम में मुसलमानों के इतने हकूक दिए गए हैं पड़ोसी के बारे में कि यहाँ तक कि सहाबा कराम ने कहा कि पड़ोसी के इतने हकूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा न दिलवा दें। और इन्हें ये नहीं कहीं कैटेगराइज किया गया कि आपका पड़ोसी कौन है, आपका पड़ोसी का नाम संजय है या सलमान है या जिसूस है, कहीं नहीं कहा गया। कुरान की कोई एक सेंटेंस मुझे दिखा दे जहां पे ये कैटेगराइज किया हो कि आपने मुसलमानों को मदद देनी है। कुरान की कोई एक स्टेटमेंट मुझे बताएं जहां पे ये कहा गया है कि भूखा मुसलमान होगा जब ही खाना खिलाऊंगा। या अगर कोई गैर मुसलमान है, क्रिश्चियन है या सिख है या कोई हिंदू है, कोई भी है, किसी भी मजहब का है, कुरान में कोई एक स्टेटमेंट मुझे दिखाएं जहां पे ये कहा गया हो कि उसे खाना खिलाना और उसे नहीं खिलाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि इस मुसलमान होने का पहला शर्त है कि आप अच्छे इंसान बनना। जो अच्छा इंसान नहीं बन सकता वो कभी अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। आप लाख कुछ कर लें, नमाज पढ़ लें, आप पे सजदा कर लें, हर साल आप उम्रा कर लें, हर साल आप हज कर लें, लेकिन अगर आप अच्छे अखलाक वाले नहीं हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं, आपको किसी गरीब को देखकर अगर आपका दिल नहीं पसीजता है तो आप अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर आपके पड़ोस में कोई बंदा भूखा है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, अगर आपके पड़ोस में कोई बंदा भूखा है और वो खाना नहीं है उसके घर में, ये बात अगर आपको पता चल गई तो आप पर वो खाना हराम है, आप वो खाना खा नहीं सकते, और गुनाह मिलेगा वो अलग। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आस पड़ोस को देखें, और इंडिविजुअली बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिविजुअली जो आप काम करते हैं आप ग्रुप से में काम करें। और यहाँ के 15 नंबर रोड में रहते हैं, हम उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं। हमने कभी उनका जात धर्म नहीं देखा, हमने कभी ये नहीं देखा कि इसका कलर क्या है। हमें सिर्फ मालूम चला, हमारे सेक्रेटरी को इसने हमें आके बताया इन्होंने कि फला फला एक बच्चा है, उसकी माँ बेवा है और वो रेजा का काम करती है, उसकी हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए। हम फौरन गए वहां पे, 10 साल से हम उन्हें स्पॉन्सरशिप दिए। आज हमारे बच्चे स्पॉन्सरशिप लेकर जो यतीम है, डबल ऑर्फन है, वो अलकबीर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं, हमने 1-2 का शादी भी करवा चुके हैं हम पिछले 10 सालों से। 2014 15 अगस्त को ये यूनाइटेड पीस फाउंडेशन ये बना, तब से लेकर आज तक हम लोग मुसलसल बहुत काम कर रहे हैं। हमने आपको अकाउंटेबिलिटी दिखाया, यहाँ पे हमने पॉइंट्स में आपको अकाउंटेबिलिटी दिखाया कि 0.46 रुपीज भी जो हमने खर्च किया उसके भी हमारे पास अकाउंट है। हमने आज तक 10 सालों में 1.25 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए, टोटल कलेक्शन आया। हमने एक रुपए का हिसाब आपको यहाँ पे दिखाया। हमारी मजबूरी थी, परेशानी थी कि आज हमारा सिस्टम चला नहीं बराबर, तो इस वजह से आप लोग शायद प्रॉपर्ली देख नहीं पाए होंगे। हमारे ऑफिस का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, कलर, हम ये कुछ भी नहीं देखते। हमारा ऑफिस सबके लिए खुला है। हमारे पास केसेस आते हैं, हम उन्हें वेरीफाई करवाते हैं, और वेरीफाई करवाने के बाद में अगर वो जेन्युइन केस होता है, हमारा दिल का दरवाजा खुला है, हमारे ऑफिस का दरवाजा खुला है। हम कभी किसी को नहीं देखते कि ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, एज ए मेंबर ज्वाइन करें, एज ए डोनर ज्वाइन करें, और जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप हेल्प पहुंचा सकते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मॉरली सपोर्ट भी अगर कोई देना चाहे, अगर किसी का कोई अप्रोच है वहां से अगर कोई हमें मदद देनी चाहे, तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, हमें हौसला बढ़ाएं, हमारे ऑफिस को विजिट करें। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जमशेदपुर में किसी एनजीओ का ऑफिस ऐसा नहीं होगा, इस तरह से मेंटेन नहीं किया होगा जैसा यूनाइटेड पीस फाउंडेशन ने मेंटेन किया। हमारे ऑफिस में ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन का नंबर तक भी लिखा है। आपको ऐसा लगेगा ये ISO सर्टिफाइड कंपनी ये कोई चल रही है। हम एक कॉर्पोरेट की तरह अपने ऑफिस को चलाते हैं, एक कॉर्पोरेट कंपनी जैसी चलती है, हम वैसे अपने ऑफिस को रखते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, 24 घंटे आप मुझसे आज पूछेंगे कि मेडिकल में कितने पैसे खर्च हुए और बाकी आपके अकाउंट में मेडिकल के कितने पैसे, मैं अभी के अभी आपको बता सकता हूं कि इतने पैसे खर्च हुए और इतने रुपए, इतने लाख, इतने रुपए और इतने पैसे अभी अकाउंट में बैलेंस है।
आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हो या कोई भी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमारी अकाउंटेबिलिटी हम कैसे दिखाते हैं, हम कितना क्लियर है और कितना फेयर है। अगर आप ये ना सोचें कि ये बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन चला रहा और कोट पहन के आया हुआ है, इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे। भाई मैं 12 साल गल्फ में था, मुझे पैसे की कमी नहीं थी, तो इस वजह से आप ये ना डाउट करने लगे कि ये कोट पहन के कैसे आए। तो खैर मैं बात को डाइवर्ट नहीं करते हुए अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ कि आप अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको ये भी तक बताया कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एजुकेशन के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा इतने इतने रुपए और इतने पैसे हमने खर्च किया और इतने हमारे अकाउंट में। आपको कोई भी इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता जितना मैंने आपको यहाँ पे दिखाया प्रोजेक्टर में। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कहना चाहता। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी नए एनजीओ को ज्वाइन करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारा पैसा बर्बाद होगा, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद काम हो रहा है नहीं हो रहा, हम इसे नहीं जानते। आप मेरे स्टेज पर देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे पॉपुलर लोग नहीं है जो मीडिया में जिनका नाम आता हो, और हम वो चीज पसंद नहीं करते। इस वजह से पिछले 10 सालों में हमने आज तक कभी मीडिया को सामने नहीं लाया। लेकिन आज हमारी मजबूरी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास फंड आए, हम चाहते हैं कि हम CSR फंड ले। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ऑर्फनेज बने। पूरे मानगो में यहाँ पर एक भी ऑर्फनेज नहीं है। अगर कोई ऑर्फनेज है यहाँ पे तो उनकी स्थिति इतनी है, इतनी बुरी स्थिति है, मैं पर्सनली जानता हूँ। अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कम से कम पूरे मानगो क्षेत्र में 300 से लेकर 385 के करीब ऑर्फन बच्चे हैं और अबेंडेंट बच्चे करीब 100 से 150 के करीब है, जिसका बाप छोड़कर चला गया क्योंकि बच्चे 4 या 5। मैं किसी गवर्नमेंट का डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं इस मानगो क्षेत्र को गली कूचे से घुमा हूँ और एक एक कदम पे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, एक एक कदम पे मैं सर्वे करता हूँ। मेरे लोग हैं यहाँ पर सर्वे करने वाले। मैं ये बात कभी किसी से नहीं बताता। मेरी एक बड़ी टीम है जो बॉम्बे में काम करती है, मेरी एक टीम है जो यूपी में काम करती है, मेरी एक टीम है जो बिहार में काम करती है। तो इसलिए हमारा ज्यादा फोकस जो है वो झारखंड में है कि हम झारखंड में काम करें। मेरा फोकस ये है कि मैं यहाँ पे ऑर्फनेज बनाऊं और एक ऐसा ऑर्फनेज बनाऊं जो बहुत ही अच्छा हो। जैसे आप अपने घर के बच्चों के लिए जिस तरह से तरबियत करते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं, उनके सोने का, रहने का और खाने पीने का अच्छा इंतजाम करना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि इस एरिया में एक बड़ा ऑर्फनेज बने और बच्चों को हम उस तरह से रखे जाएं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 100 में से 10 में से 8 बच्चे का जो मॉलेस्टेशन होता है, चाइल्ड मॉलेस्टेशन जो होता है, 8 में से 10 बच्चे के जो चाइल्ड मॉलेस्टेशन होता है वो ऑर्फन्स बच्चे जो होते हैं। अक्सर ऑर्फन बच्चे का मॉलेस्टेशन किया जाता है, वो सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि उसका कोई गार्डियन नहीं होता। और 10 बच्चे में से 8 बच्चे का जो मॉलेस्टेशन होता है वो उसके घर वाले लोग करते हैं, उसके रिश्तेदार करते हैं। मैं अपने ऑर्फन्स जितने हमने स्पॉन्सरशिप अभी भी हम देते हैं, हम हमेशा हर हफ्ते 10 दिन पे हम लोग विजिट करते हैं और बच्चे को साइकोलॉजी जानते हैं, उनसे पूछते हैं, सवालात पूछते हैं, बिना ये बात को जाहिर किए हुए कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। लेकिन हम बराबर उन पे नजर रखते हैं, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि सड़क पे जो बच्चे बैठे हुए हैं या भीख मांग रहे हैं वो बचते हैं, नहीं, उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। लेकिन हमें ये सारी चीजें आम लोगों की नजर में नहीं आती है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी नजर में है। और उस चीज को हम खत्म करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम जब ऑर्फनेज बनाए तो वो चीजें हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और गरीबी को हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। भुखमरी को हम खत्म नहीं कर सकते, उसे कम करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। कल जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपकी औलाद ये कह सकेंगे कि मेरे बाप ने कुछ तो काम किया, आसमान में एक डेंट मार कर गया, कुछ नहीं किया, एक डेंट लगा कर गया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करें। अगर आप किसी भी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप इसको हेल्प करें। और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बहुत पेशेंस से मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Dr. Zia Ahmed, for that incredibly inspiring and heartfelt speech. Your words have truly resonated with us and they remind us of the impact we can have in our communities. Let's give another round of applause for Dr. Zia Ahmed and let's make duas that may Allah subhanahu wa ta'ala accept his efforts, may Allah ta'ala help him to purify his intentions and keep it for his sake. इस पर तशरीफ फरमा ASP सर साई टीला,
और अदर लीगल ऑफिसर्स, प्रिंसिपल कबीर पॉलिटेक्निक और बहुत ही गणमान्य गुरु जी और आज के नाजिमा इस फंक्शन के और बहुत ही डिग्नेटरीज, बहुत मोहतरम लोग जो हमारे सामने ऑडियंस की शक्ल में बैठे हैं और बड़े बड़े जमशेदपुर के मशहूर मारूफ NGO के वो लोग संस्थापक हैं, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और नाज़मा मैम को ख़ास तौर से थैंक्स देंगे कि शायद हेल्थ को देखते हुए टाइम प्रोवाइड किया है। जाहिर है कि स्टेज पर सबसे बहादुर हम ही दिख रहे हैं जिसको सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया गया है। हम तो ये सोच रहे थे कि पहले ही हम ही कुर्बान हो जाते तो अच्छा था, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट भी हमारे सामने और हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस यूनाइटेड पीस फाउंडेशन के संस्थापक का भी कि आज के दिन मुझे इतनी बड़ी महफिल में DSP साहब के बगल में बिठा के, प्रिंसिपल कबीर पॉलिटेक्निक के बगल में बिठा के मेरे को और बड़ा एजाज दिया है। और खुशी भी हो रही है कि अब हम कल फोटो छपेगा तो हम कैसे को देखेंगे कि रिजवान साहब DSP सही किया, जहाँ के हम रहने वाले हैं, बहुत करीब हो गए हैं। तो अब लोग हम थोड़ी सी इत्मीनान की भी सांस ले रहे हैं और डर भी रहे हैं कि ऐसा ना कोई आ जाए कि देखिए SP साहब क्या बहुत करीब हैं, मेरा ये मसला फंसा हुआ, जरा से चलने दीजिए। तो दोनों मुश्किल हमारे सामने है। सर आपका हम धन्यवाद कि आपके करीब आने का इन लोगों ने मौका दिया है। मैं इसलिए भी आज बहुत खुश हूँ कि हम कबीर मेमोरियल जो हाई स्कूल से के रिटायर्ड हुए हैं 34 साल 6 महीना के बाद, 10 साल हेडमास्टर के हवाले से। और आज जो जवानान दिख रहे हैं इसमें 50% कम से कम ऐसा लग रहा है कि कबीर मेमोरियल स्कूल के किसी न किसी तरह से वो स्टूडेंट रहे हैं और डायरेक्ट मेरे रहे हैं। मेरे जमाने की फसल लहलहा रही है, इसलिए आज ये देख के बहुत मैं खुश हूँ। और कि शायद ये यकीन अब होने लगा है कि कबीर मेमोरियल सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं दिया है, बल्कि ऐसा मोरल कैरेक्टर उसको में बनाने की कोशिश किया है कि आज कबीर मेमोरियल का एक बहुत फेमस पर्सनालिटी आज बन चुका है, जो मोहताज तारुफ पूरे झारखंड में नहीं है। सिंगरूर डिस्ट्रिक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम है मुख्तार आलम खान, जो ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। और क्या कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और हेल्थ एजुकेशन के बहुत बड़े पर्सनालिटी जो पता नहीं कितने ही लोग उनके हाथों से, और उस NGO के जिसमें प्रोफेसर लईकुर रहमान चौधरी साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा, रजी नौशाद साहब का नाम लेना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं वो इस समाज के लिए जी रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ अपनी इस जिया जिसके बैच का ये इतना बड़ा होनहार आज सामने में है। और अभी हमारे स्कूल के नेक्स्ट मेरे बाद सक्सेसर जो हेडमास्टर रहे गुलरेज अयूब साहब, ये भी आज यहाँ मौजूद हैं। ये लोग मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक शेर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हम अब मुझको कहा गया 3 मिनट, तो पहला शेर जो मैं पढ़ना चाहूंगा कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने किश्तबीना से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जख्मी जैसा भी। आज 2 तरह के नौजवान समाज में दिख रहे हैं। एक के पीछे तो हमारे DSP साहब परेशान होंगे, नशा मुक्ति का मामला चल रहा है, जहां तहां नशा के रिलेटेड और दूसरे क्राइम हो रहे हैं, तो वो नौजवान ही हैं। बूढ़ों में तादाद कम है, लेकिन नौजवान ही लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट बने हुए हैं और समाज को परेशान किए हुए हैं। एक नौजवान का तबका इधर जा रहा है और दूसरा नौजवान का तबका इधर जा रहा है। तो ही नौजवान ही एक ऐसा दरिया है जो कहा गया है, हम लोग को पढ़ाया गया टीचिंग में कि ऐसा है तेज है, ये भरी हुई नदी की तरह है। अगर इधर सीधा रास्ता गया तब तो ठीक है, और अगर जरा सी कमजोरी मिली
तो गांव का गांव बहा देगा, जिसका आज बिहार मिसाल बना हुआ है। आज बिहार डूबा हुआ है, दरिया ले करके कितने को तबाह कर देता है। तो हम इन नौजवानों को जो इस तरफ मुड़ा हुआ है और समाज के लिए जी रहा है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और इस शेर के साथ के मौत से बचने की एक तरकीब है, जबकि कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता कि मौत से कौन बचा लेगा। लेकिन एक शायर अशोक साहिल का शेर है, मैं अपना शेर नहीं सुना रहा हूं, कि मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। ये काम वही है कि जो लोग शामिल होंगे, जो वॉलंटियर शामिल हैं, सारे वॉलंटियर को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि शक्ल में आके या दूसरे के लिए जी रहे हैं, उन पर मौत नहीं हो सकती। वो मौत नहीं हो सकती उनकी, इसलिए कि उनको याद करेगा। डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि हमको लड़का बुलाता है कि अंकल आप आया कीजिएगा, और उनके पेरेंट्स के पास जाना नहीं चाहता। उस बच्चे के दिल में डीएसपी साहब रहेंगे। इन पर कभी भी इन पर दुनिया के जो जवाल है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि डीएसपी साहब को सेव कर लिया है उस बच्चे ने अपने दिल के अंदर। इसलिए मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम लोग सभी जी रहे हैं और सब लोग जीता है, लेकिन मैं आज मैसेज ये देना चाहूंगा कि आज से एक थोड़ी सी सोच डेवलप ये करें कि 1% हो, लेकिन आज के बाद से और आज से अभी से हम 1% दूसरों के लिए जिएंगे, खाने में जिएंगे, तालीम देने में जिएंगे, किसी को आज जाड़े का दिन आ रहा है, किसी की ठंडक कम करने में जिएंगे। हम थोड़ा सा हर मामले में जो खाना पीना रहना मामला है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, कहीं पर कोई एक चीज ले ले। जरूरी नहीं है कि एक ही सब करे, शिकायत करने से नहीं चलेगा। आज जमाना खराब हो गया है, सरकार करने नहीं देती। आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्या कर रहे हैं? आप अगर किसी यतीम बच्चे के हाथ पर एक रोटी देंगे, कौन सरकार रोकेगी कि क्यों दे रहे हो? किसी को स्वेटर पहना देंगे, कौन सरकार रोकेगी कि क्यों उसको स्वेटर पहनाते हो? किसी एक बच्चे का एडमिशन करा देंगे, कौन रोकता है कि आप इसको? आज सर बैठे हैं अलकबीर पॉलिटेक्निक के हमारे प्रिंसिपल साहब हो, तो ऑनरेबल, मैं अपने रिजिम में 2014 में मैं हेडमास्टर हुआ, एज ए टीचर जो होना था कर दिया। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया, मैम से माजरत चाहेंगे, 3.5 मिनट पता नहीं हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए कि मैंने सोचा कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जाए, लड़कों को बहुत अच्छा पढ़ाया जाए। हमने 100% रिजल्ट दिया स्कूल का 2014-15। फिर मेरे जहन में कि अच्छा बच्चा हम बहुत अच्छा दिया, लेकिन सवाल आया कि उसके बाद क्या? इसके बाद तो करीम सिटी कॉलेज में 13,000 रुपए इस बच्चे से मांगा जाएगा। हमारे यहाँ 2 रुपए इमामुद्दीन साहब को मुबारकबाद देंगे, पहले मुलाकात टेबल पर हो चुकी है इनसे, बाबर साहब से आए थे, बच्चों को हेल्प किया उन्होंने। 200 रुपये वाले बच्चे की मेरा स्कूल तालीम देता है। सोच सकते ठेला वाला, पुली, झाड़ू पोछा करने वाले के बच्चे कबीरी मेमोरियल स्कूल हाई में पढ़ते हैं या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये 200 रुपया भी बड़ी मुश्किल से, तो ये बच्चे आज 200 रुपया नहीं दे सक रहे हैं, हम इसको टॉप करा दिया, स्कूल का टॉपर हो गया। इसके बाद क्या? कहाँ जाएगा ये? जाएगा करीम सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कहा जाएगा 13,000 भाव। क्या कौन होगा? कुछ नहीं हो सकता। कहा तो हम सबका तो मसला हल कर नहीं सकते। तो मेरे अंदर हिडन चल रहा है, कोई पेपर में नहीं है। कहीं पेपर में जैसे 10 साल ये सेक्रेटरी रहे हैं, हम भी 10 साल सेक्रेटरी रहे। मेरे जहन में आया अच्छा ठीक है। इसी तरह के नौजवान मुलाकात होती रहती थी। कहा सर हम कतर चले गए हैं, आपको मिठाई खिलाएंगे, हम फला सर्विस हो गई, हम कहा मेरी मिठाई की कीमत जानते हो? कहा क्या है सर? पर मेरी मिठाई की कीमत है मेरे यहाँ के बच्चे के किसी का हाथ पकड़ लो, किसी के पीठ पे हाथ रख दो, किसी के सर पे हाथ रख दो। बोला मतलब नहीं समझे सर।
मतलब ये है कि बच्चे बड़े गरीब हैं, ये आगे जो पढ़ने वाले ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। हम सर्वे किया कि मेरे यहाँ कितने बच्चे निकल रहे हैं और कितना बच्चा अच्छा है नहीं पढ़ सका आगे, तो ऐसे बच्चों का हाथ पकड़ लो। एक टीम आई और कहा दूसरे साल से कि सर एक लड़के को हम डिप्लोमा कराएंगे, आप एक लड़के को ऐसा दीजिए जिसके गार्जियन नहीं पढ़ा सकते और अच्छा बच्चा है। मैंने देना शुरू किया। 2024 में मैं रिटायर हुआ हूँ, तकरीबन 11 डिप्लोमा इंजीनियर बन चुके हैं। खामोशी से वो ग्रुप आता था, उनको हवाले कर देते थे, ये स्टूडेंट इस साल का अच्छा है, ये गार्जियन नहीं पढ़ा पाएंगे, लो और इसको कहाँ एडमिशन कराना चाहते हो करा देते हैं, हो गया एडमिशन। लिहाजा ये एक हिडन काम चल रहा, नौजवानों ने किया है, मेरे स्कूल के प्रोडक्ट बच्चों ने किया है। इसलिए हम कहेंगे कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है माचिस की एक तिली जला दीजिए। और बहस में नहीं पड़ी, सॉरी बहस में नहीं पड़ी है। क्या हो रहा, लोग बहस में अपना वक्त जाया करते हैं। बहुत एक छोटा सा 2 लाइन का लतीफा जल्दी मैं करना चाह रहा हूँ, टीचर है, बड़ी मजबूरी है शॉर्ट करना। कि घोड़े और गधे में बहस हुई, कहा आसमान नीला होता है, घोड़े ने कहा कि नीला होता है, गधे ने कहा कि नहीं लाल होता है। बहस होती रही, आए भाई इतने देर से बहस हुई, चलिए शेर राजा से पूछ लेते हैं कौन सही है। राजा के पास गए, शेर टाइगर के पास गया, कहा ऐसी बहस है। कहा घोड़ा ने कहा कि मैं कहता हूं कि आसमान जो है वो नीला है, और कहा घोड़ा ये कहता है गधा के नहीं है, ये तो लाल है। तो सिपाही अपने साथी को बुलाया, स्टूडेंट को कहा है इसको जेल में बंद करो, घोड़ा को। घोड़ा ने कहा कि हम तो सही बोल रहे हैं कि आसमान नीला है, ये गलत बोल रहा है। बोला इसलिए तुम जेल में जाओ कि तुमने गधे से बहस क्यों, अपना वक्त तुम जाया कहे किया। स्काई नीला है, आसमान नीला है, इसमें कोई शक ही नहीं है, फिर भी तुम बहस कर रहा हो उससे, लिहाजा जेल में तुम ही जाएगा। हम बहस से बचें, काम करें। और आप सभी लोग यहाँ पर हैं, आप संस्कृत का सुने, बेहतरीन किसी भी किताब में भलाई का काम लिखा हुआ है। और की बात है, ये दीन के झूठलाने वाला कहा गया है कि अगर ये दीन पर आप ख्याल नहीं कर रहे हैं तो आप दीन के झूठलाने वालों में शामिल हैं। हम दीन के झूठलाने वालों में शामिल हैं। अल्लाह ताला हम लोग को दीन जिसको ठीक से समझना पड़ेगा कि क्या हम नमाज पढ़ लिए तो दीन है, लिख दिया है फवैलुल लिल मुसल्लीन, जी नहीं। अगर ये यतीम को धक्के मारते हैं और आप नमाज भी पढ़ते हैं, ऐसी नमाज तबाह कर देगी आपको, ऐसी नमाज से कोई हासिल नहीं है। लिहाजा मैं इस शेर के साथ कि और एक बात बोल करके मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं कि खुदा करे औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, बड़ी उम्मीद है, हम कभी ना उम्मीद नहीं है, बच्चों को बताते रहते थे, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। डॉक्टर जिया या जियाओं को मुबारकबाद देता हूं कि ये आसमानों में वो काम का बीड़ा उठा लिया है जिसका बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं अभी, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंसी। मेरे से कल बात हुई, हमने कहा कि हाँ नुमाइश नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए नुमाइश, लेकिन 2 तरह की बातें, एक जाहिर भी है एक बातिन भी है। कुछ को अल्लाह ने कहा दिखा के किया करो और कुछ को कहा छुपा के किया करो। ये दिखाना इसलिए है कि तुम्हारी नुमाइश की नीयत नहीं हो, बल्कि लोग और इंस्पायर हो कि हाँ ये काम तो अच्छा है, अरे हम करिए, और आ जाता सामने में। हो सकता है, मेरा यकीन है कि 5 आदमी इससे और जुड़ जाते, नहीं आपका काम भला है भाई, हम साथ आपका दे रहे हैं, मैं अकेला ही चला था जाने के मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। थैंक यू। So I want to be your student, inshallah. So the state was ruled by educators here. We have 3 esteemed educators and who gave their best of speeches, and we really benefited from them. May Allah reward all of them. अब जो है Mrs. Sania Suhail. Firstly, I thank Almighty Allah for giving us the courage and the spirit to conduct this event.
and for blessing us with great success. It is with immense gratitude and pride that I stand before you today to deliver this vote of thanks. On behalf of United Peace Foundation, I would like to express our heartfelt appreciation to each and every one of you who has taken the time to be with us this evening. Your presence here means the world to us as we celebrate a decade of serving humanity. I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to the sponsors of this special event, Mr. Vamik Siddiqui and Mr. Kashif Kamran, commitment to our mission. Thank you for being an essential part of our journey and for believing in the work we do at the United Peace Foundation. I would like to thank our chief guest, Mr. Rakesh Kumar ji, and guest of honor, Mr. Waris Sarwar Imam, Mr. Rizwan Ahmed, Mr. Mahendra Narayan Jha, and Mr. Naresh Singh for gracing this occasion with your presence. Your kind words of encouragement and your support inspire us to continue our work with even greater determination. A special thank you goes to Dr. Zia Ahmed, the heart and soul of United Peace Foundation, whose vision, thank you for sharing your thoughts and valuable insights today. Your presence elevates the celebration and motivate us to aim higher in our service to the community. Last but not the least, all the families and beneficiaries of United Peace Foundation, thank you for allowing us to be part of your journey. It is your courage, resilience and strength that inspire us every day to continue our mission for making a difference. As we close this evening, I would like to invite to join us for dinner and continue sharing in the spirit of unity and compassion. As we close this evening, once again, thank you for all being here. Here's to the next decade of serving humanity together. Thank you and a wonderful evening ahead. I take this opportunity to network with fellow guests and volunteers. Let's celebrate our achievements and look forward to a future of continued service and impact.
साथियों की, मेरी टीम की, किसी ने भी इस पूरे इवेंट के लिए अगर किसी ने भी एक कदम भी उठाया, एक कदम, काम करने की बात नहीं कहते, अगर किसी ने भी पहली बार एक कदम आज उठाया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखो, ये एक आदमी का काम नहीं है, ये जो पूरा काम था ये टीम वर्क, चाहे वो निशान आज पहली बार आया हो, चाहे सरकार भाई आए हो या अफान आया हो, ये लोग आज पहली बार आके काम कर रहे हैं, बट सभी को दिल से बहुत बहुत, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं, ये टीम वर्क है, और टीम वर्क के बिना कोई भी काम नहीं। आप अगर ये बोलना चाहेंगे कि इसका बहुत मेहनत से किया, हम इस बात को थोड़ा देर के लिए मान लिया करिए, तो जस्ट आप ये समझ लीजिए, इमेजिन करिए कि इस तरह से हम मेहनत किए या शम्स भाई मेहनत किए या कोई भी मेहनत किया, जब अगर आप समझ लीजिए इस तरह से पूरा वॉलंटियर, पूरे जो मेंबर्स हैं हमारे, अगर पूरा मेहनत किए होते तो ये प्रोग्राम कैसा होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि मतलब प्रोग्राम अच्छा हुआ, ठीक ठाक हुआ। मैं ठीक ठाक हुआ ना, आप लोग क्या बोलते हैं? मौसम कैसा भी, वही मेरा कहना है कि अगर ऐसा प्रोग्राम 2-4 लोग मेहनत करता है, लेकिन वो भी हम तो ये बोलेंगे कि सारे लोग मेहनत, और जो भी यहाँ आए, जो हमारा आइडिया 2 घंटा के लिए काम किया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो हम लोग काम करें इससे बड़े लेवल पर और अच्छे लेवल पर, और पहले से तैयारी करेंगे ताकि और अच्छे लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकें, किसी बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कर सकें। आज पहला एक्सपीरियंस था, हमने पिछले 10 सालों में कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया, आप लोग सब जानते हैं, तो ये प्रोग्राम हमारे लिए फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था, इससे सबक मिला कुछ छोटा मोटा, तो वो सबक इंशाल्लाह हम लोग आगे के प्रोग्राम याद रखेंगे। बस मेरे तरफ से दिल से शुक्रिया तमाम लोगों को, ठीक है ना, और हम चाहेंगे आप लोग मिलकर हमेशा काम करो और छोटा सा प्रोग्राम करो। देखो, मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, हम CSR फंड वगैरह उठाएं, ठीक है ना, और कम से कम 20-25 लोगों को हम जॉब दे सकें, जॉब क्रिएट कर सकें। मैं फैक्ट्री नहीं खोल सकता, हो सकता है नौजवान यहाँ पे फैक्ट्री खोलने में 100 लोगों को पैसा दिए, बट मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग 10 लोग मेहनत करेंगे, जो आज बैठे हुए अगर हम सब मेहनत करेंगे तो हम लोग 20-25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते। ये तो गलत बात है, हम लोग हज़ारों यतीम बच्चों की हालत देख रहे हैं, और यकीन बच्चों की अगर आपको हालत देखनी है तो आप मेरे साथ कभी वक्त निकाल, मैं आपको लेके चलूँगा हम चाहते हैं कि आप लोग इसी बात से जुड़ के काम करते रहें, एक दूसरे का मदद देते रहें, और एक करके साथ काम करें, और हम लोग इस प्रोग्राम को और बढ़ाएं, क्योंकि इस शहर के लिए बाहर के वहाँ भी हम लोग